हो जाएगा। तो इतना सा नेचर देख लोगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इस साल भी आने के चांसेस है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना और इसको बेटा जी अप्लाई करना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है PYQs। हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है मैं आज कवर करने वाला हूं। 3 टॉपिक आपके, जिसमें पहला रहने वाला है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, जिसमें हम IUPAC का नाम लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम करेंगे आइसोमेरिज्म और साथ में करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ बच्चों, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विद द IUPAC। यहां से हमारे पास लास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए थे। जैसे ये पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, जब ये क्वेश्चन आया था मोस्टली बच्चों ने इसको गलत किया। उसका एक रीजन था, बच्चों ने जल्दी की यहां पर, क्योंकि यहां क्या बोला उसने, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ने क्या सोचा कि यहां पाई बॉन्ड की बात हो रही है। उन्होंने फटाफट काउंट किए 1 2 3 एंड 4 कि यहां 4 पाई बॉन्ड है, और उन्होंने जल्दी जल्दी में आंसर बेटा जी 4 कर दिया। लेकिन उन्होंने बॉन्ड की बात नहीं की। किसकी बात की उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की बात की। जब हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हो तो हमें पता है एक बॉन्ड की यदि मैं बात करता हूं तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जी? यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताओ बच्चों, 4 पाई बॉन्ड्स में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप के काफी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा। बस ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, जो आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें बेटा, इसमें हमारे पास एक आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है। उस मॉलिक्यूल का हमें क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। तो देखो बच्चों, IUPAC नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो है PCC सिलेक्ट करना। अब बात ये है PCC हम कैसे सिलेक्ट करें, उसका तो एक प्रॉपर रूल्स होते हैं। तो हम छोटे से टॉपिक से इसको कवर आउट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। हमें बस ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, PCC सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को हम कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं? कुछ नहीं बेटा, हमारे पास जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप, जैसे तुमने पढ़े होंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं जो कि हमें यहां भी दिखाई दे रहे हैं। एल्डिहाइडिक दिख रहा है, कीटोनिक दिख रहा है, बट यहां तो 2 है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है एक। वो कौन होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी होती है वो तो किसी पर्टिकुलर पर डिपेंड करने वाली है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और यदि कोई उसके अलावा प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे साइड ग्रुप की तरह काम करते हैं। कहने का मतलब वो काउंट होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। क्लियर बच्चों? यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए तो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास? साइड ग्रुप होगा। और उसको हम कहां काउंट करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर काउंट करेंगे। तो ध्यान रखो बेटा, पहले हम PCC की बात कर रहे हैं तो पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद यदि हमें PCC में देखना हो तो हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या देखते हैं बेटा जी? मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आपकी पेरेंट चेन में आने चाहिए। हाँ बच्चों, मैक्सिमम नंबर ट्राई करना है कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड आपकी चेन में काउंट आ सके या इन्वॉल्व हो सके, उतना ही हम लोगों ने क्या करना है? ट्राई करना है। यस बच्चों, उसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है लॉन्गेस्ट चेन। क्या होता है बेटा जी? यस, लॉन्गेस्ट चेन। यदि हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ना हो फिर हम क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड ना हो फिर हम क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन। अरे बच्चों, यदि एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन जाए तो हम प्रायोरिटी देखते हैं साइड ग्रुप्स को। किसको बेटा जी? साइड ग्रुप्स को। हाँ बच्चों, तो हमारे पास यही 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला ट्राई करना है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो उसको PCC में काउंट करना है। उसको काउंट करने के बाद हमें कहां जाना है? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाना है। उसके बाद किसको देखना है? लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। लॉन्गेस्ट चेन सेम हो जाए तो हमने किधर जाना है? जहां हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए? यस बच्चों, साइड ग्रुप मिल जाए। क्लियर इतना? तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप थे, दोनों में कौन कौन है? एक एल्डिहाइड है और दूसरा
कीटोन है, बट दोनों में से क्या होगा, कोई एक रिएक्टिव। बताओ बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन, एल्डिहाइड। दैट मीन्स ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये कहलाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा कहलाएगा कीटोनिक, क्या कहलाएगा, साइड ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो यहां जो पीसीसी होगी वो क्या होगी बेटा, यस दिस वन इज पीसीसी। क्लियर बच्चों की पीसीसी कैसे सिलेक्ट करनी है। सेकंड जो चीज हमें देखनी होती है बेटा वो है नंबरिंग रूल। कौन सा बेटा जी, नंबरिंग रूल। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, आपने लोकेंट रूल के बारे में सुना होगा। हाँ बच्चों, हम उसी को अप्लाई करेंगे। इसमें भी सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलती है वो मिलती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। दैट मीन्स नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। यदि वो कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू होगी, यदि वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो जिस कार्बन से वो जुड़ा हो उससे बिल्कुल नजदीक वाले उसको मिनिमम नंबर देने की हम कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखने हैं। यस बच्चों, उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन कब, जब मॉलिक्यूल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। हाँ बच्चों, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग किसको देखते हैं बेटा जी, साइड ग्रुप्स को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा, साइड ग्रुप्स को देखते हैं। और यदि साइड ग्रुप की पोजीशन सेम हो जाए, क्या बोला बच्चों, साइड ग्रुप की पोजीशन सेम हो जाए, फिर हम लोग क्या देखते हैं बेटा जी, हाँ फिर हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जिस तरफ से अल्फाबेट नजदीक आएंगे, एबीसीडी में आपको सीक्वेंस का पता है, तो बस उसी तरफ से नंबरिंग करना शुरू कर दोगे। क्लियर बच्चों, इस चीज का तुम लोगों ने रखना है ध्यान। तो चलो मुझे इसमें बताइए किधर से नंबरिंग करनी चाहिए, लेफ्ट या राइट। यस बच्चों, लेफ्ट से करना चाहिए, क्योंकि वो कौन है, हमारे पास वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, 3, 4, 5, 6। यस बच्चों, तो ये हमने नंबरिंग दे दिया। अब हमारा काम क्या है, नाम लिखना। क्लियर इतना। नाम लिखने वक्त हम बेटा जी एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। जब भी किसी का नाम लिखना है तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, और फिर प्राइमरी सफिक्स, एंड देन लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स को। यस, उसी सीक्वेंस में हम फॉलो करेंगे। मुझे बताओ इस पेरेंट चेन में कितने साइड ग्रुप हैं। एक तुम्हें साइड ग्रुप ये दिखाई दे रहा है और सेकंड तुम्हें ये दिख रहा है। इसका नाम क्या है, ऑक्सो। इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो चलो बच्चों बताइए मेरे को, मिथाइल और ऑक्सो में एम और ओ का कंपेयर करें तो पहले कौन आता है। यस बच्चों, एम आता है। कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर है, इसलिए देखो बेटा 2 मिथाइल। इतना क्लियर। उसके बाद 3 पे क्या है, ऑक्सो है, तो 3 ऑक्सो। यस बच्चों, उसके बाद पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो लिखा हेक्स। उसके बाद बताओ बच्चों प्राइमरी सफिक्स इन कहां पे है, 4th पोजीशन पे है, तो लिखा 4 इन। और एल्डिहाइड को बेटा जी जब सफिक्स में लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। इसे नाम रखा गया बेटा जी 2 मिथाइल, 3 ऑक्सो, हेक्स, 4 इनल। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इन छोटी छोटी चीजों का आपने रखना है ध्यान, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बेटा, आपके पास नीट यूजी 2021 में आया हुआ है, बड़ा सिंपल है। हर बार पहले क्या देते थे, स्ट्रक्चर, उसका नाम पूछते थे। अब उन्होंने नाम दे दिया और क्या पूछ लिया, उसका स्ट्रक्चर। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तुमने बेटा सबसे पहले इसका वर्ड रूट देखना है। क्या देखना है बेटा, वर्ड रूट देखना है, और उसको देखते हमें पता लग जाता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। यहां डेक लिखा है तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, हाँ बच्चों 10 कार्बन होंगे। तो चलिए यदि मैं इसमें ये पेरेंट चेन देखूं, हर एक क्वेश्चन के अंदर पेरेंट चेन में 10 कार्बन आ रहे हैं, दैट मीन्स हम उससे डिसाइड नहीं कर सकते। बट यदि बेटा मैं नंबरिंग करूं तो मैं उससे काफी चीजें डिसाइड कर सकता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे दिखाया गया है 2 और 6 पर डाई मिथाइल, मतलब 2 ग्रुप लगे हैं 2 और 6 पोजीशन पर, और हमारे पास डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है बेटा, 4 पे है। तो अब हम चेक करेंगे इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इन पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, यदि मैं इधर देखूं तो नंबरिंग तो यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5। बताओ बच्चों डबल बॉन्ड कहां आया, 5 पर आया, लेकिन एग्जामिनर ने हमें कहां दिया है बेटा जी, वो
4 नंबर पे दिया है, दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है हमारे पास वो सही नहीं है। हाँ बच्चों, इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि यहां से नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4, ध्यान से देखो, जैसे मैंने 4 लिखा तुम्हें समझ आ गया होगा कि नंबरिंग में कहां बन चुका है, यहां आया 7 8 9 और 10। इस ऑप्शन को यदि तुम ध्यान से देखो, 4 पे हमारे पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, दैट मीन्स 4 पर क्या आ गया, इन। उसके अलावा जो साइड ग्रुप है वो कहां पे है, 2 पोजीशन पे और 6 पर है। तो ध्यान से देखिए हमें पोजीशन दी कौन सी है बेटा जी, 2 और 6, दैट मीन्स हमने आंसर ढूंढ लिया सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चेन और नंबरिंग को चूज करके। तो हाँ बच्चों, जब भी आईयूपीएससी का क्वेश्चन आएगा आपका बड़ा सिंपल सा काम होगा, जस्ट पेरेंट चेन बनाइए और उसमें आप लोगों ने नंबरिंग करनी है सही से, उसी से क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन बन गया बेटा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां फिर से एक कंपाउंड दिया गया और उसका हमने क्या करना है, नाम करना है। मुझे एक बात बताइए, फटाफट से एक बार रिपीट करते हैं। आप लोगों को मैंने अभी सिखाया था पीसीसी कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो बताओ बच्चों पीसीसी कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, यस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फिर क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या देखने हैं, यस लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन के बाद साइड ग्रुप। तो चलो इस क्वेश्चन में हम फॉलो करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो आपके पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है वो कौन है बेटा जी, OH, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन और मिथाइल्स क्या होते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बट वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, उस फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं आता। दैट मीन्स इस कार्बन को पेरेंट चेन में हमें रखना पड़ेगा। यस बच्चों, उसके बाद हम क्या देखा करते थे, मल्टीपल बॉन्ड, यहां कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अरे फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं बेटा जी, यस लॉन्गेस्ट चेन, यहां लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा यही बनकर आएगी। यस और नो बच्चों, बहुत बढ़िया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो चुकी है, दैट मीन्स पीसीसी भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें करनी है नंबरिंग। नंबरिंग में जब हमने लिखा तो वहां क्या लिखा गया था, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है बेटा जी, हाँ बच्चों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो यहां बैठा है, नंबरिंग या तो इधर से शुरू होगी या तो इधर से। मुझे तुम बताओ बच्चों किस तरफ से नंबरिंग करें कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल सके। यदि मैं यहां से करूं तो नंबरिंग कौन सी आई, 1 2 3 4। OH कहां आया, 4th पोजीशन पर आया। लेकिन मैं यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां बताओ बच्चों कौन सी पोजीशन पे आया, 3 पे आया। तो बताओ बच्चों कहां से करनी चाहिए, यस राइट साइड से करनी चाहिए। तो चलो अब इसका हम लिखते हैं नाम। हमारे पास 3 साइड ग्रुप मिल चुके हैं, क्लोरो ब्रोमो और मिथाइल। तो बताओ बच्चों सबसे पहले किसको लिखना चाहिए, यस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर लिखना चाहिए। तो पहले कौन आना चाहिए बेटा, ब्रोमो आना चाहिए। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है, तो क्या आएगा 1 ब्रोमो। तो मुझे बताइए जैसे ही 1 ब्रोमो हमने लिखा तो 6 ब्रोमो वाला ऑप्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। बहुत बढ़िया, हमने 50% क्वेश्चन सिर्फ नंबरिंग और पेरेंट चेन से ही कर लिया। उसके बाद देखिए बेटा जी 1 हो गया ब्रोमो। अब बताओ बच्चों क्लोरो आना चाहिए, मिथाइल आना चाहिए, यस क्लोरो आना चाहिए। क्लोरो कौन सी पोजीशन पर है, 5 पर है। तो बताओ बेटा, देखते ही बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। यस बच्चों 4th ऑप्शन इज द राइट वन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें पोजीशन स्पेसिफाइड हो रही है कि 1 पे ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 ओल। यस बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर एल्केलाइन कंडीशन। AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आया था। यस बच्चों, ये GOC का क्वेश्चन है। GOC क्वेश्चन बहुत इजी, बस छोटे छोटे हमने क्या करने हैं बेटा, कंसेप्ट्स का ध्यान रखना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। यहां बोला गया हाइड्रोलाइज्ड होना है, यस और नो बेटा, हाइड्रोलाइज्ड होना है तो वाटर आएगा, वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक कहां होता है बेटा जी, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। तो हमें जस्ट इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा
ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कुछ ऐसी गिवन है, यहाँ एक बेंजीन रिंग लगी है जिसके यहाँ पर लगा है NO2 ग्रुप, और यहाँ पर है हमारे पास कुछ पाई बॉन्ड्स, और यहाँ है हमारे पास बेटा जी एस्टर जो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिया गया है। अब हमें जस्ट ये चेकआउट करना है कि इस जो आपके पास कार्बन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है या कम है। जितनी डेफिशिएंसी ज्यादा होगी वोटर मॉलिक्यूल जल्दी से आके उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यदि गलती से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो कोई न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करना चाहेगा? यस बच्चों, नहीं करना चाहेगा। इसीलिए हमने जस्ट डेफिशिएंसी का चेकआउट करना है। यहां देखो बेटा जी, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, आने वाला कौन है बेटा, वोटर मॉलिक्यूल है। वोटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर तैयार है, क्या है बेटा जी, यस दे आर रेडी टू अटैक। कहां पर, इस कार्बन के ऊपर। लेकिन बेटा अटैक तो वहीं जल्दी होगा जहां इस कार्बन पर डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। यहां बैठा एक ऑक्सीजन जो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या बैठा है, तैयार बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के मुकाबले यस बच्चों बढ़ जाएगी, तो ये जल्दी उस समय इधर अटैक नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोन पेयर कोई ले जाए। अब हर कोई तो लेके जा नहीं सकता, तो यही हमने चेकआउट करना है। यदि इसके लोन पेयर इस रिंग की तरफ चले जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो उधर मूव कर गए। दैट मीन्स उस समय यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हाँ बच्चों, अब मुझे बताइए यहाँ कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है बेटा जी, यस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो -m से इलेक्ट्रॉन खींचता है। यदि ये -m से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये लोन पेयर इसकी तरफ जाएंगे या कॉन्जुगेशन करके रिंग की तरफ जाना चाहेंगे। यस बच्चों, रिंग की तरफ जाना चाहेंगे क्योंकि एक -m ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन खींचे, ये इलेक्ट्रॉन चले गए इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी आने की। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वोटर मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से यहाँ क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। दैट मीन्स हाइड्रोलाइसिस बहुत फास्ट हो जाएगी। और वहीं मैं बात करूं बेटा, यदि यहाँ +m ग्रुप होता, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये एक +m ग्रुप लगा है, तो मुझे बताओ +m ग्रुप क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। जब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये लोन पेयर इधर जाने की बजाय कहां जाएंगे, यस बच्चों वो राइट साइड जाएंगे। इधर जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर वोटर मॉलिक्यूल इजीली वहां अटैक नहीं कर पाएगा। तो याद रखना बेटा, यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो बस ध्यान रखना वोटर अटैक वही करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। या इसका मतलब वहां कैसे ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, और यदि देने वाले इलेक्ट्रॉन आ गए तो वहां हाइड्रोलाइसिस कम हो जाती है। तो बताओ बच्चों, हमें जस्ट क्या देखना है, खींचने वाले ग्रुप। ये कैसा है, खींचने वाला ग्रुप -m। यहां कोई ग्रुप ही नहीं है, नो इफेक्ट। यहां +m है और यहां -i है। वैसे आपको पता होगा ये कॉन्जुगेशन बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो मुझे बताओ इनमें से सबसे फास्ट कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यस -m वाला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जस्ट ये देखना है विड्रॉइंग ग्रुप कहां प्रेजेंट है। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत बढ़िया। इतने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीओसी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, AIPMT 2015 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या होते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन को, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि बेटा जी यदि वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो ध्यान रखना कि कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है वो किसको करनी चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी। क्लियर बच्चों। तो चलिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं।
जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। और पूछा क्या है उसने, नॉट करेक्ट। तो बताओ बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? यस, वो सही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन देने हैं और ये इसको लुईस एसिड बोल रहा है, जो कैसे होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, और न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। क्लियर बच्चों? क्लियर, गुड। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था नीट में, जिसमें बोला गया द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन। बेटा अराइल अमाइन मतलब एक एरोमेटिक रिंग होगी कुछ इस प्रकार से, और ऊपर लगा होगा NH2। यस और नो बेटा जी? बेंजीन पर NH2 जैसे एनिलीन होती है। क्या होती है बेटा? एनिलीन। तो चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अराइल अमाइन, दैट मीन्स दिस स्पीशीज आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन मतलब क्या होगा, जैसे कोई R ग्रुप है जिसके साथ में NH2 जुड़ा हुआ है। क्लियर बच्चों? ये हो गया हमारे पास एल्काइल अमाइन और ये हो गया एराइल अमाइन। चलिए कहता है एराइल अमाइन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन। ये सही है या गलत है? अरे सही है। कैसे? क्योंकि अमाइन, ये जो अराइल अमाइन है जिसको एनिलीन में कह रहा हूं, इसके लोन पेयर क्या करते हैं बेटा जी, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी? कॉन्जुगेशन करते हैं। जब वो कॉन्जुगेशन करेंगे वो तो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। बेसिक कहलाने के लिए उसको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं किसी स्पीशीज को। किसको? H पॉजिटिव को। तो बताओ बच्चों, ये तो यूज हो गए। जब ये यूज हो गए तो ये डोनेट नहीं होंगे। जब डोनेट नहीं होंगे तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? यस बच्चों, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में चले गए। बट यहां के इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्री बैठे हैं कि ये ढूंढ रहे हैं कहां इनको H पॉजिटिव मिले और ये उसके ऊपर क्या कर दें, अटैक कर दें। बस ये अटैक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है कॉन्जुगेशन से। तो तुम मुझे बताओ कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? यस, एल्काइल अमाइन के नाइट्रोजन के लोन पेयर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन ये आसानी से नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में चले गए। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो रही है? सही। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है अराइल अमाइन आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन। इतना तो सही है। रीजन पढ़ते हैं। बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वही तो हमने समझा, क्योंकि इस लोन पेयर पाई इलेक्ट्रोक्लाइड के साथ क्या कर गए? कॉन्जुगेशन कर गए। क्लियर बच्चों? इसीलिए बेटा जी अराइल अमाइन्स आर लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा जी? ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? इतना आंसर तो हमें मिल चुका है, फिर भी बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अराइल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक। क्या ये मोर बेसिक हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने अभी समझा, क्योंकि उसके लोन पे कंजुगेशन में है, वो कभी भी ज्यादा अच्छा बेस नहीं होगा एज कंपेयर टू एल्काइल अमाइन। तो इसको तो पहले ही हटा दो, ये गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है अराइल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक। बताओ बच्चों, सही है या गलत है? गलत है। गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, कहता है अराइल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक। अगेन वो बेसिक ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू एल्काइल अमाइन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है क्लियर। आई होप आपको भी ये समझ आ गया होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है इन पायरोल, पायरोल का हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है और उसमें बोला गया द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। पोजीशन के साथ हमें स्पेसिफिक किया गया। हमें जस्ट ये बताना है कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। आसान सा क्वेश्चन है ना, पढ़ा हुआ है क्लासेस के अंदर। नीट 2016 में ये पूछा गया था। चलिए तो अब हम इसको कैसे देख पाएंगे? यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर। तो चलिए बेटा, यदि मैं स्पाइरल में जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके लोन पर आपको पता है कॉन्जुगेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? यदि इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, जैसे यहां गए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इधर चला जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन घूमकर कहां आ जाएंगे बेटा जी? यस, यहां पर बन जाएगा। और कुछ इसका यदि ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखूं तो ये कुछ यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास पहुंचा देगा। यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पाई बॉन्ड, और इधर यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस और नो बच्चों? हमें पूछा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कहां पर आई बेटा?
ये कौन से नंबर की पोजीशन है? 5th नंबर की पोजीशन है। दैट मीन्स जहां 5th पोजीशन है वो सही हो सकता है। वैसे देखा जाए पूरी ऑप्शन के अंदर एक ही ऐसी ऑप्शन थी 5 नंबर की और तुम उसी से उसका आंसर लगा सकते थे, बट साथ में 2 नंबर दिया है। ऐसा क्यों? जब बेटा तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट साइड से मूव करवा के 5 पे पहुंचा रहे हो, वही चीज यदि मैं इस क्वेश्चन में देखो, यदि मैं लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेशन करवाता, ये इधर जाते तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते? 2 पोजीशन पे पहुंच जाते। दैट मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें कहां कहां मिलेगी? 2 और 5 पर। वो डिपेंड करेगा तुम ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है उसकी कंजुगेशन किस साइड में करवा रहे हो। समझे हो बेटा? इतना आसान सा क्वेश्चन डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पूछ लिया गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Which among the given molecules can exhibit tautomerism? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये टोटोमेरिज्म होता क्या है। कुछ नहीं है बेटा, तुमने बस एक चीज का ध्यान रखना है, टोटोमेराइजेशन मोस्टली वहां शो होती है जहां अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है बेटा जी? अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? यस, अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 कार्बन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यस, sp3 कार्बन होना चाहिए। यदि sp2 वाला कार्बन हुआ तो वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा और वो कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। तो पहली चीज हमने क्या देखी? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर किसके लिए? टॉटोमराइजेशन के लिए। क्लियर बच्चों? तो देखिए इस स्ट्रक्चर में देखो बेटा, यहां हाइड्रोजन है। यस, इधर तो हाइड्रोजन नहीं है बट यहां हाइड्रोजन है। यस, इधर देखो बेटा, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। अब आप ये सोचेंगे सर यहां तो हर जगह हाइड्रोजन है, दैट मीन्स क्या ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे पास टोटोमेराइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हाइड्रोजन है? ब्रिज हेड। कौन सा है बेटा ये? यस, ब्रिज हेड हाइड्रोजन है। और आपको पता है यदि इस हाइड्रोजन को मैंने यहां पर टोटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व करवा दिया तो पाई बॉन्ड कहां बनेगा? इधर बनेगा, ब्रिज हेड पोजीशन पर। कहां बेटा जी? इस ब्रिज हेड पोजीशन पर। ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव चार्ज, कभी भी फ्री रेडिकल, कभी भी पाई बॉन्ड आना फेवर नहीं करता। क्लियर बेटा जी? आपने ब्रेड्स रूल के अंदर इसको पढ़ा होगा। हाँ बच्चों, ब्रेड्स रूल याद आ गया? यस, ब्रेड्स रूल के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी क्योंकि यहां पर बेटा स्ट्रेन हो जाता है, आपको पता है एंगल क्या रहता है? बेंड शेप हो जाता है। हाँ बेटा, sp3 बन रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज आ जाए तब कोई इश्यू नहीं होता, बट पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पर आना नहीं चाहिए। यहां अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन दिक्कत यह है यदि इस हाइड्रोजन को यूज करूंगा तो ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड आ जाएगा। और ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड आया तो जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर बच्चों? वही चीज यहां पर है, यहां का मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा तो पाई बॉन्ड यहां आएगा, वो भी कैसा हो जाएगा? ब्रिज हेड पोजीशन पर हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी फेवर नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए, यहां पर ए है और ये है बी हाइड्रोजन, तुम मुझे बताओ ए और बी में से कौन सा हाइड्रोजन टोटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा? क्या ए वाला या बी वाला? यस बच्चों, कौन सा? बी वाला, क्योंकि ये हाइड्रोजन निकला तो कहां हो जाएगा? ब्रिज हेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। यस और नो बच्चों? यस, इसीलिए कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा बेटा? बी वाला। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल टोटोमेराइजेशन क्या कर सकता है बेटा? शो कर सकता है। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा? ओनली थर्ड। यस बेटा जी, सिर्फ थर्ड मॉलिक्यूल ही ऐसा है जो क्या कर सकता है? यस, हमारे पास टोटोमेराइजेशन रिप्रेजेंट कर सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिर्फ की पॉइंट ध्यान रखने हैं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, आपके पास sp3 कार्बन का होना चाहिए, ब्रिज हेड कार्बन का नहीं होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख लोगे तो हमारा ऐसा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्लियर बच्चों? यस, गुड। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 में ही पूछा गया था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ पूछिए। स्ट्रेंथ क्या है?
किसी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है? जो जल्दी H पॉजिटिव लूज करे, एसिडिक नेचर उसका बहुत ज्यादा हो। यस और बच्चों, गुड। तो हमारा जस्ट यहां काम है कि कौन जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा। उससे पहले इसका एक शॉर्ट नोट बनाते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखो बेटा, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? यस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। मतलब यदि कोई स्पीशीज एसिड कहला रही है तो आपको पता है वो क्या करेगी? H को निकालेगी, H बाहर निकलेगा तो चार्ज पीछे कौन सा बचेगा? नेगेटिव बचेगा, और वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। जितना वो स्टेबल होगा, क्या बोला बेटा? जितना वो ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा वो एसिड कहलाएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, तुमने H निकाल देना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही अच्छा रिएक्टिंग स्पीशीज वाला एसिड कहलाएगा। क्लियर बेटा जी? बहुत बढ़िया। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है? अच्छा मुझे बताओ, कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज कौन सा था? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले या खींचने वाले? यस बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। क्यों? क्योंकि उसके पास तो एक्स्ट्रा है। जैसे मैंने बहुत सारा खाना अपने पास रखा है खाने के लिए, मैं खा रहा हूं, मेरा पेट भर गया, अभी भी मेरे पास खाना पड़ा है, तो बताओ बच्चों, मैं क्या चाहूंगा कि मुझे कोई और खाना दे दे, या ये जो मेरे प्लेट में खाना है ये कोई ले जाए? यस, कि कोई ले जाए, तभी तो बेटा मैं स्टेबल हो पाऊंगा। सोच के देखो, मेरा पेट भर गया, मैंने एक्स्ट्रा खाना रखा हुआ पड़ा हुआ है मेरे पास, कोई और मुझे खाना दे दे, तो मैं स्टेबल होऊंगा या अनस्टेबल होऊंगा? अनस्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही बहुत पड़ा हुआ है। समझ रहे इस चीज को बेटा? दैट मीन्स यदि एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किसके साथ चलती है बेटा जी? यस, -m के डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m। हमें खींचने वाले ग्रुप चाहिए, डोनेट करने वाले ग्रुप नहीं चाहिए। दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। हमें बस याद रखना है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हो, डोनेट करने वाले ग्रुप वहां ना हो। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास तीनों मॉलिक्यूल में COH दिया है, बहुत अच्छी बात है, COH इज अ गुड एसिड। हमारे पास यदि ये H निकाल दे तो हमारे पास पीछे चार्ज कौन सा बचेगा? नेगेटिव। इधर भी क्या बचेगा? नेगेटिव। इधर भी जब बाहर निकल जाएगा तो यहां भी चार्ज क्या बचेगा? नेगेटिव। इस नेगेटिव को अब हमें क्या चाहिए? स्टेबल करना है। कैसे ग्रुप चाहिए? खींचने वाले। पहले में हमारे पास सिर्फ कार्बन चेन है, जो कैसा नेचर दे रही होगी? +I। मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल खुश हो रहा होगा कॉन्जुगेट बेस, या दुखी हो रहा होगा? दुखी हो रहा होगा। क्यों? चार्ज नेगेटिव लेके बैठा है कॉन्जुगेट बेस, और यहां सिर्फ +I वाली चेन लगी है, तो वो सोच रहा होगा पहली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ये उसको और दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो दुखी हो रहा होगा। दैट मीन्स वो अनस्टेबल हो रहा होगा। अब इस सेकंड और थर्ड ऑप्शन को देखो, यहां कौन बैठा है? ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट मीन्स कैसा नेचर? -I नेचर। इधर देखो, इसका भी नेचर कैसा? -I नेचर। यस और नो बेटा? दोनों में -I है, दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और दोनों ही ऑक्सीजन है, फिर हम कैसे करें? आप लोगों ने बेटा एक चीज समझी होगी या पढ़ी होगी, कभी भी आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचने या डोनेट करने वाले ग्रुप्स हो, मतलब उनका नेचर जब सेम हो, तो हम डायरेक्ट एक रूल लगाते हैं, दैट इज DNP रूल। क्या लगाना है बेटा? DNP रूल, क्योंकि दोनों में नेचर क्या हो गया? सेम। तो अब हम लगाएंगे बेटा इसके अंदर DNP रूल। चलिए, DNP में मतलब D फॉर डिस्टेंस, D क्या होता है बेटा जी? डिस्टेंस, N फॉर नंबर एंड P फॉर पावर। दैट मीन्स जब आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप की नेचर सेम हो, फिर हम लगाते हैं DNP। DNP में सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं कि कौन नजदीक है और कौन दूर। मुझे एक बात बताओ, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कॉन्जुगेट बेस के पास, हमें उसको स्टेबल करना है, तो खींचने वाले ग्रुप चाहिए, यहां भी खींचने वाला है और यहां भी। तो वो जो खींचने वाला ग्रुप है वो दूर चाहिए, नजदीक चाहिए? यस, वो नजदीक चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना नजदीक होगा
स्ट्रांगली खींचेगा, दूर होगा तो स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब मुझे बताइए, यहां से मैं शुरू करूं तो यहां नंबर 1, ये 2 और ये थर्ड पोजीशन पर जाके ऑक्सीजन है। यहां कौन सी पोजीशन पे? 1, 2, 3, 4th पोजीशन पे है। तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस सेम है? यस, डिस्टेंस सेम नहीं है तो कहां नजदीक है? सेकंड वाले मॉलिक्यूल में वो नजदीक है। जितना वो नजदीक होगा उतना स्ट्रांगली खींचेगा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबल होगा? जिसमें नजदीक है। दैट मींस ऑप्शन सेकंड। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सेकंड ऑप्शन है? इन दोनों ऑप्शन में सेकंड दिया है। दैट मींस ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। चलिए सेकंड के बाद कौन आना चाहिए? यहां प्लस आई और यहां माइनस आई, तो माइनस आई तो फेवर करेगा ही, तो आंसर आएगा सेकंड। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। दैट मींस ओवरऑल आंसर क्या बन गया? 4th ऑप्शन इज द राइट वन। यस बच्चों, सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हमने बस क्लियर करते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या बेटा जी? एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो क्या चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे देखोगे? विड्रॉइंग नेचर। विड्रॉइंग में कैसा देखना है? -m के डायरेक्टली, +m के इनवर्सली, और -i के भी डायरेक्टली और +i के इनवर्सली हो जाएगा। तो इतना सा नेचर देख लोगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इस साल भी आने के चांसेस है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना और इसको बेटा जी अप्लाई करना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक कंपाउंड के लिए अभी हमने लास्ट टाइम देखा था क्या करना होता है? H पॉजिटिव लूज करना होता है। H पॉजिटिव लूज करने के बाद क्या करना है? उसके कंजुगेट बेस को स्टेबल करना है। और हमने अभी सीखा था स्टेबल कैसे होगा? विड्रॉइंग ग्रुप से। जितना अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप वहां लगा होगा वो उतना ही उसको क्या करेगा बेटा? स्टेबलाइज करेगा। तो चलिए इनको देखते हैं। यहां पर सभी फिनोल के डेरिवेटिव्स दिए गए हैं। यहां ये जो आपके पास H तुम्हें दिखाई दे रहा है, H यहां से लूज आउट होगा और कौन सा चार्ज क्रिएट होगा यहां पर? यस बच्चों, नेगेटिव क्रिएट होगा। इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज, और जब यहां से भी H निकलेगा तो यहां भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमने क्या बना दिए? इनके कॉन्जुगेट बेस बना दिए। अब इन कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। जो लास्ट टाइम हमने देखा था क्या? दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस। यस और नो बेटा जी? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और वो किसके डायरेक्टली होता था? -m या फिर -i, और इनवर्सली होता था +m और +i के। तो मुझे बताइए बेटा यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे हैं? यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा होगा। बट यहाँ कैसा है? NO2 जो कैसा नेचर होगा? -m नेचर होता है। इस CH3 का कैसा होता है बेटा? यस, +i नेचर या +h नेचर बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के बेस पर। इधर हमारे पास क्या दिख रहा है? इधर भी -m, यहाँ भी -m, और इधर भी कौन सा ग्रुप लगा है? -m। यस बच्चों, सबसे ज्यादा -m ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं? थर्ड ऑप्शन में लगे हैं। दैट मीन्स वो इस नेगेटिव चार्ज को बड़े स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेंगे और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स विच वन इज मोर एसिडिक? यस बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट यूजी 2017 में पूछा गया था विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सेम क्वेश्चन है। यहां भी हमने क्या करना है बच्चों? H निकालना है। H निकालने के बाद क्या देखनी है? कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। तो मैं पहली ऑप्शन को लेकर ही चलने वाला हूं। द रीजन बाकी सभी ऑप्शन में उन्हीं को रीअरेंज करके लिखा गया है। यदि मैं पहली ऑप्शन की बात करूं, यहां से मैं इस H को हटाता हूं तो यहां चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस और नो बेटा? यहां से भी H निकालूंगा तो यहां भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इधर यहां नेगेटिव आएगा, जब यहां से H निकलेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों इतना तो आपको पता लग चुका है, इतने टाइम से हम इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार कर रहे हैं। अब हमारा काम है स्टेबल करना। लेकिन यहां आप ध्यान दो कि यहां पे हर एक कार्बन के ऊपर चार्ज आ रहा है नेगेटिव, मतलब एटम बिल्कुल सेम है। बट
यदि ध्यान से देखो उनकी हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं। ये जो कार्बन है बेटा वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, बट ये कैसा है, सैचुरेटेड। और आपको इतना पता होगा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सैचुरेटेड की या अनसैचुरेटेड की? यस बच्चों, अनसैचुरेटेड ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए, यस CH3 बॉन्ड CH3 सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब यदि हम तीनों की बात करें वो तीनों ही अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन किस में होगी, डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में? यस बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड में होगी, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती है, s करैक्टर बढ़ जाता है। दैट मीन्स उसके बाद कौन आना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब यदि मैं नेक्स्ट बात करता हूं, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई। अब हम क्या करें, लेकिन इस ऑप्शन में देखो ये कैसा ग्रुप लगा हुआ है, CH3, जो कैसे नेचर का होता है, +I, बट यहां कोई भी +I ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में समझा था कि हमें कैसे ग्रुप चाहिए, विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए, जबकि यहां कैसा लगा है, +I ग्रुप लगा है। दैट्स द रीजन सबसे पहले कौन आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर हमारे पास जिसमें +I ग्रुप लगा है, और बाकी फिर हमारे पास जिसकी सैचुरेशन थोड़ी ज्यादा है वो सबसे लास्ट में, और अनसैचुरेशन जिसकी कम है वो इधर आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है या असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इन वर्ड्स को हमेशा हाईलाइट जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चा आंसर तो ढूंढ लेता है लेकिन ये वर्ड्स के कारण वो आंसर को उल्टा भी कर सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले उसको हाईलाइट जरूर कीजिए। कहता है बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा जी, बेस होता है जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट मीन्स एक ऐसी स्पीशीज हमें चाहिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, बेस होगा। दैट मीन्स यदि मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं उस समय हमें कैसे चाहिए होंगी स्पीशीज, खींचने वाली या डोनेट करने वाली? यस बच्चों, हमें +M ग्रुप चाहिए होंगे या फिर +I, और इनवर्सली होगा -M और -I के। यस, मतलब अब हमें ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। यदि मैं इन तीनों क्वेश्चंस में देखूं तो एनिलीन हमारे पास गिवन है, यहां भी ध्यान से देखा जाए तो लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में है, वो इधर भी है और वो इधर भी है, लेकिन इन तीनों में अंतर आ रहा है ग्रुप्स का। यदि मैं यहां बात करूं, इधर कैसा ग्रुप है, CH3 दैट इज +I या +H बोल सकते हो, यहां NO2 है जो कि -M नेचर का होता है, यहां कोई भी ग्रुप नहीं है तो यहां नो इफेक्ट कहलाता है। यस और नो बच्चों? अब जरा ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होने चाहिए, +M ग्रुप या +I, और इनवर्सली क्या है, -M और -I। अरे बच्चों यहां कौन सा ग्रुप लगा है, -M ग्रुप लगा है। दैट मीन्स वो इन इलेक्ट्रॉन की कॉन्जुगेशन करा के अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो क्या ये डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। यस और नो बच्चों? उसके बाद यदि मैं बात करता हूं, यहां कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है और यहां एक डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो बताओ बच्चों हमें डोनेटिंग ग्रुप चाहिए? यस, हमें डोनेटिंग ग्रुप चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए और वो जल्दी H पॉजिटिव पर अटैक कर सके। दैट मीन्स सबसे अच्छा बेस कौन होगा, थर्ड वन होगा। फिर कौन होना चाहिए, फर्स्ट वन। तो हमें पता लग गया कि आंसर 3 फिर 1 और फिर 2 है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मत इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे कम पहले, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा। तो बताइए सबसे कम कौन है, 2। तो देखिए ध्यान से, इधर 2 सबसे कम, उससे ज्यादा फर्स्ट और सबसे ज्यादा थर्ड हो जाएगा। तो क्या बच्चों, क्या तुम इस चीज का ध्यान रखोगे? जब भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों ने ध्यान रखना है, हमें +M ग्रुप चाहिए, +I ग्रुप चाहिए, माइनस वाले नेचर के ग्रुप्स नहीं चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। यदि कम कर देंगे तो वो डोनेट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके,
नीट 2017 यूजी में ही पूछा गया था, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो एनर्जेटिक वर्ड है वो है इलेक्ट्रोफाइल। हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनका क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करती हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। और हाँ, यदि हम आपसे ये पूछें कि क्या इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ वही स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं बच्चों, कभी कभी ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट या सुपर ऑक्टेट की तरफ भी जाएं बट उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहला सकती हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड एज वेल एज न्यूट्रल भी हो सकती हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं। पॉजिटिव चार्ज में तो तुम्हें वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा और न्यूट्रल स्पीशीज में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए ही चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। यदि आपके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उस समय वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाता। तो चलिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज। बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल कभी नेगेटिवली चार्ज हो सकता है? नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यदि स्पीशीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो दूसरे से क्यों लेगा, वो तो अपने में ही खुश होना चाहिए। यस और नो बच्चों? बहुत बढ़िया। तो याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होंगे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। हमें क्या चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। चलो सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। यस, ये चीज तो है, बट ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा न्यूट्रल नहीं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं। यही तो स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ी। उसके बाद बोल रहा है स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। यस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन गेन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है एज वेल एज न्यूट्रल भी हो सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो कौन सा आंसर बनेगा, थर्ड बन जाएगा। फोर्थ तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इज अगेन क्या लिखा है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होते। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन दी गई है बेटा, sp2, अगेन sp2, फिर sp और sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। और ये क्वेश्चन आया था 2018 में। कितना आसान क्वेश्चन आया। जस्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है और आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी आती होगी कि हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनने होते हैं इसके अंदर। यस और नो, सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, बट पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। बहुत बढ़िया, क्योंकि पाई में प्योर ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 मॉलिक्यूल हमें गिवन है, बट उसने स्पेशली कहा है कहां से कहां चलना है, लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स यदि मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल को यहां देखूं तो मुझे यहां फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां हमने IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं चलना नंबरिंग में। जैसे एग्जामिनर ने बोला कि लेफ्ट से चलना है तो हमें लेफ्ट से ही चलते जाना है। समझे बच्चों? तो चलिए, हमें पहले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए बेटा जी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp2। दैट मीन्स वहां पर कितने सिग्मा होने चाहिए, 3 सिग्मा होने चाहिए, तभी sp2 हो पाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ 3 सिग्मा बना दिए और एक बना दिया पाई बॉन्ड। यस और नो, क्योंकि हमें 3 ही चाहिए तभी वो sp3 हो पाएगा। अगला भी हमें क्या बोला गया, sp2 होना चाहिए, मतलब वहां भी 3 सिग्मा होने चाहिए जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंट किया। बट नेक्स्ट कैसा होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज, मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही सिग्मा होने चाहिए। एक हम बना चुके हैं तो एक ये हो गया, तो बाकी 2 क्या बनाए, उनको पाई बॉन्ड बना देते हैं, तभी बेटा जी वो काउंट नहीं हो पाएंगे। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट वन फिर से sp बोला है, तो ये लो कार्बन sp है तो 1 सिग्मा हो चुका है, तो 1 सिग्मा और हो गया। समझे बच्चों? तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp2 है, इसकी भी क्या है, sp2 है, इसकी क्या है बेटा जी, sp है, इसकी भी क्या है बेटा,
sp है और यही सीक्वेंस तो हमें चाहिए थी। ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया हो? ध्यान से देखो, यस बच्चों, सेकंड ऑप्शन जिसमें यही सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले अपनी तरफ से कोश मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश कीजिए, और यदि नहीं बना सकते तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते थे ये कार्बन तो sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी sp2 है, यहाँ ये भी क्या है sp2, इसलिए ये आंसर कभी नहीं हो सकता था। इसके कार्बन सारे कैसे हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। इधर देखो बच्चों, यहाँ पहला ही sp3 है जबकि हमें sp2 बोला है, तो ये भी आंसर नहीं है। दैट मीन्स आप इन क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो, या तो खुद क्रिएट कीजिए, अदरवाइज ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तब भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट। कैसा इफेक्ट की बात किया बेटा? -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये आया था 2018 AIPMT के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बेटा जी, -I जो आपके पास इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। यहां मेरे पास 4 की 4 ऑप्शंस को यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर एक में फ्लोरीन है, एक में ऑक्सीजन और एक में नाइट्रोजन। मुझे एक बात बताइए, यदि मैं कंपेयर करूं नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को, और मैं पूछूं आप लोगों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है बेटा जी? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। यस, तो अब हमें ये चेकआउट करना है ये सीक्वेंस को कौन कौन फॉलो कर रहा है। पहली ऑप्शन में बोला गया कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्या ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। सेकंड देखिए, कहता है फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सही है गलत है? सही है। फिर लिखा ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। सही है या गलत है? सही है। बहुत बढ़िया। तो अब सुनिए बच्चा, जैसे इस ऑप्शंस को देखते हो तो तुम लोग सोचते हो यस हमें आंसर मिल गया, अब हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन जब ऐसे गिवन हो ना बेटा, बोथ, सेकंड, थर्ड, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, तो हमें हर एक ऑप्शन को अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि वही मिस्टेक हो सकती है। हमें एक स्टेटमेंट तो सही मिल गई, सेकेंड देखते हैं, थर्ड सॉरी, यहाँ फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, तो ये भी तो सही है। बस फर्क इतना था, वहां एल्काइल ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन। हमें इनमें कंपेयर करने को नहीं कहा, उसने जस्ट ये बोला क्या ये जो आपके पास ऑर्डर बनाए गए हैं क्या वो -I इफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं? यस, तो ये भी फॉलो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? ट्रू है। सो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जिसमें बोथ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया था। तो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, तभी क्वेश्चन को लगाना है आप लोगों ने। समझे बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इमाइन्स। देखो बेटा जी, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होता है जब नाइट्रोजन के साथ क्या लगे होंगे? मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, जैसे हमने पढ़ा है 1 डिग्री में, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यस और नो? बहुत बढ़िया। बट आगे एक स्पेशल वर्ड लिखा है, इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको एक चीज का पता होगा बेटा, नॉर्मली जो आपके पास +I इफेक्ट, बच्चा तो यही सोचता है कि सर मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट देता है, +I इफेक्ट देगा तो आंसर होना चाहिए 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अमाइन। यस और नो बच्चों? लेकिन ये जो आपके पास ऑर्डर बन के आता है ये गैसियस फेज में बन के आता है। किस में बन के आता है बेटा जी? गैसियस फेज में बन के आता है। ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता। द रीजन, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, किस केस में ला रहे हैं हम बेटा जी? एक्वस सॉल्यूशन में चीजें दोनों ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो +I इफेक्ट, लेकिन साथ ही साथ बेटा जी सॉल्वेशन पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल करते क्या है? देखो बेटा, जब अमाइंस अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे प्रोटॉन को,
तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर मॉलिक्यूल के जो टर्म होते हैं या आपके पास पार्ट होता है, आपके पास पार्शियल नेगेटिव पार्ट, वो उसको गैदर करता है और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशंस भी करते हैं, जिससे वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबलाइज हो पाता है। जब इन दोनों फैक्टर से करें तो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ गैसियस फेस हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, नॉर्मल ऑर्डर है, दैट इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जो प्लस साइन फैक्टर से होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे बेटा जी किसके, एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपने सोल्वेशन का फैक्टर लगाना है और एक कोड याद रखना है, दैट इज 213 अमोनिया। क्या याद रखना है बेटा जी, 213 अमोनिया, दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री और अमोनिया। ये सीक्वेंस फॉलो होती है सोल्वेशन के कारण। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी ऑप्शन है इनमें से जो 2 डिग्री सबसे पहले, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री आ रही हो, कौन सी है बेटा? पहली ऑप्शन देखो ध्यान से, 3 डिग्री सबसे पहले दिया तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखो 1 डिग्री दिया, वो भी आंसर नहीं हो सकता। हमें जस्ट कोड चाहिए, क्या कोड चाहिए? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री फिर अमोनिया। तो चलिए यहां देखो बेटा जी, 2 डिग्री, यहां कैसा है 1 डिग्री और यहां कैसा है 3 डिग्री, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यस बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन, दैट इज 2130। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो याद रखना है, जब भी तुम्हें अमोनिया के बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, चाहे मिथाइल है चाहे वो इथाइल है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इथाइल में चीजें बदलती हैं, बट इन केस ऑफ मिथाइल आपने क्या करना है, ये जरूर देखना है गैसियस फेज में दिया है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में दिया है। वेपर फेज में दिया या फिर गैसियस फेज में दिया हो तो ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल ऑर्डर चलेगा। बट इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑर्डर क्या चलता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री 3 डिग्री और देन लास्ट में होता है अमोनिया। तो उसको फॉलो कर हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना सकते हैं। आई होप आप इस कोड को ध्यान रखोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नीट 2019 का ही क्वेश्चन है। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट मतलब क्या होता है कि ये जो स्पीशीज है हम एड अप करेंगे, इनके अंदर हम H पॉजिटिव डालेंगे। क्या करेंगे बेटा, इनके अंदर H पॉजिटिव को ऐड अप करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे और देखेंगे कौन इस H पॉजिटिव पर जल्दी अटैक कर सकता है। ध्यान से देखना बेटा जी, यदि मैं यहां H पॉजिटिव पर अटैक करवाऊंगा तो कौन अटैक करेंगे, यस लोन पेयर अटैक करेंगे, यस और नो। यहां भी कौन अटैक करेंगे, लोन पेयर अटैक करेंगे। लेकिन जब लोन पेयर अटैक कर रहे हैं तो आसानी से कर पा रहे हैं, द रीजन लोन पेयर फ्री है, वो कहीं भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। यहां भी वही चीज केस है, इन केस ऑफ मिथेनॉल यहां भी ये अटैक कर सकते हैं। बट यदि मैं इस ऑप्शन को देखूं, यहां फिनाइल है, दैट मीन्स एक बेंजीन रिंग है कुछ इस प्रकार से, यहां है ऑक्सीजन और इधर है हाइड्रोजन। जब मैं इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि इसके लोन पेयर क्या करें, इस H पॉजिटिव पर अटैक करें। बट इसके जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कर लेते हैं बेटा, यस कॉन्जुगेशन कर देते हैं। और ये जब वो कॉन्जुगेशन कर गए तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। जब वो अवेलेबल नहीं है तो क्या इस H पॉजिटिव पर वो अटैक करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो याद रखना, फिनोल को इस क्वेश्चन के बेसिस पे देखें तो फिनोल को थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्या करना बेटा, प्रोटोनेट करना। द रीजन, क्योंकि उसके लोन पेयर क्या कर रहे होते हैं बेटा जी, यस कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये की पॉइंट समझ आया होगा। सो द आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है। क्रिकेट देखते हैं 2020, यस वही का। कहता है ए टर्शरी ब्यूटाइल, हमारे पास एक टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन दिया गया है। टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन कैसा होता है, चलिए बना कर देते हैं। ये है CH3 कार्बन, इधर भी CH3 इधर भी, और यहां चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अगला बोल रहा है इज मोर स्टेबल, कहता है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा, जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा,
ये हो गया कार्बन चेन हो गई, यहां लगा दिया हमने CH3, यहां लगा दिया H2, यहां भी CH3, इधर लगाया एक H और यहां बना दिया पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा चाहिए मुझे, सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री चाहिए। यस और नो बच्चों। अब ये बोला गया कि ये जो आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारे पास। लेकिन ऐसा क्यों है, वही रीजन हमसे पूछे गए। पहला रीजन दिया गया प्लस आर इफेक्ट ऑफ मिथाइल। बेटा आपको पता है मिथाइल प्लस आर इफेक्ट नहीं देता, यस। माइनस आर इफेक्ट ऑफ मिथाइल, बेटा जी मिथाइल ग्रुप ना ही प्लस इफेक्ट देता है ना ही माइनस आर इफेक्ट देता है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा जी, जहां पॉजिटिव चार्ज है उसका साथ वाला कार्बन क्या होता है, यस अल्फा, उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यदि यहां सिग्मा से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करवाई जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, सिग्मा से इस वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे और उस मॉलिक्यूल को वो स्टेबलाइज करेंगे। तो जितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वो उतना ही ज्यादा क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। तो देखिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है, तीनों अल्फा है तो इनके हाइड्रोजन भी क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो वो हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। तो बताओ कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए, यस 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। बट इधर देखो इसका ये अल्फा है और ये अल्फा, 2 हाइड्रोजन इधर बैठे हैं 3 इधर, बीटा को हम काउंट नहीं करते, ओनली अल्फा। तो कितने हुए, 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो मुझे बताइए किसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, टर्शियरी ब्यूटाइल में। दैट मींस यदि ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड भी होगा। सो हमारे पास ये जो आपने स्टेटमेंट मिला है हम लोगों को क्वेश्चन में, वो किसके बेस पे सोल्व हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ था, जिसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी। हमें इन स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है, या फिर दोनों ही करेक्ट है, ये चेकआउट करना है हम लोगों ने। पहली स्टेटमेंट कह रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बोला गया, किसमें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन किससे बेटा जी, फिनोल के। मतलब एक मेरे पास नाइट्रोफिनोल है और एक मेरे पास केवल फिनोल है। हमें बोला गया दोनों में से जो ज्यादा एसिडिक है वो नाइट्रोफिनोल है। बिल्कुल सही है। द रीजन हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, जिसमें क्या कहा गया कि जो नाइट्रोफिनोल, फिनोल के साथ हमारे पास यदि एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें -M ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। यस बच्चों, जैसे ही फिनोल अपने H निकालेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कौन करेगा, नाइट्रो ग्रुप। बट यदि मैं अकेला फिनोल लूंगा तो वहां पर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बेटा जी नाइट्रोफिनोल जो है वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनोल। दैट मींस ये जो पहली स्टेटमेंट दी गई है वो तो हुई ट्रू। यस और नो बेटा, क्योंकि वहां क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। चलो अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बच्चों, बच्चा मोस्टली यही सोचता है कि सर यदि मैं ऑर्थो की बात करूं, पैरा की बात करूं या मेटा की बात करूं, वहां तो क्या है, सभी में एक एक नाइट्रो ग्रुप है, वो तीनों ही विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगी? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझो बेटा। जब मैं बात करता हूं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की तो वो कुछ ऐसा होता है। यस और नो बेटा जी, ये हो गया हमारे पास H, यहां हमारे पास कौन है बेटा जी, डबल बॉन्ड O, और यहां होता है कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड O। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यस बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, क्या वो जल्दी H पॉजिटिव को लूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वहीं मैं बात करता हूं बेटा जी, जब मेरे पास पैरा होगा, ये हो गया OH, इधर लगा दिया N डबल बॉन्ड O, डेटी बॉन्ड O, यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो तुम मुझे बताइए बेटा कि इन दोनों में से कौन इस H पॉजिटिव को आसानी से लूज कर सकता है? ये आसानी से लूज करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये NO2 ग्रुप क्या कर लेगा, -M नेचर देगा और उसको
स्टेबलाइज करेगा। बट यहां पर कौन सी पोजीशन पे है बेटा वो? ऑर्थो पर। तो क्या ये भी करेगा? यस, ये भी उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, लेकिन करेगा तब जब वो H पॉजिटिव लूज होगा। बट यहां H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ क्या बनाकर बैठा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो क्या वो आसानी से बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स ऑर्थो और पैरा में यदि बात करूं कौन ज्यादा एसिडिक है? पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो से। बट यहां तो क्या लिखा? सभी की हाइड आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? सेम। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड नॉट करेक्ट? कौन सी ऑप्शन है? पहला देखो कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड कहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यस, यही स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? सही है, जिसमें हमारे पास पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया गया, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। बट इन सेकंड स्टेटमेंट सभी की इन्होंने क्या किया? एसिडिक स्ट्रेंथ सेम कर दी, जो कि पॉसिबल इसमें नहीं है। यस बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड? नीट 2022 में ही आया था एरोमेटिक कंपाउंड से। आपको पता है बेटा हर साल बहुत रेयर होता है जब क्वेश्चन ना आए यहां से। उन्होंने बोला नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। पहले बात हमें ये समझनी पड़ेगी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। बड़े सिंपल पॉइंट्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, ध्यान से समझना बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए? उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। यस बच्चों। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग बेटा? प्लेनेरिटी देखते हैं। प्लेनेरिटी भी क्या होनी चाहिए बेटा? प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि प्लेनेरिटी प्रेजेंट है तो वो हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। ये सीक्वेंस को ध्यान रखना, पहली साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनेरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि प्लेनेरिटी प्रेजेंट है तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। तो देखो बेटा पहली ऑप्शन साइक्लिक है, पाई बॉन्ड देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड क्या है? प्लेनेरिटी। हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यदि sp2 है दैट मीन्स मॉलिक्यूल क्या हुआ? एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो प्लेनेरिटी भी क्या हुई? प्रेजेंट। उसके बाद क्या होना चाहिए? 4n+2। n की वैल्यू में 0 पुट करूं कितना सिस्टम आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पुट करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसा चलता जाएगा ना बेटा। तो चलिए यहाँ तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं। पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। यस, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा जी। हमारे पास यहाँ देखो साइक्लिक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन भी है। थर्ड चीज आपके पास sp2 प्लेनेरिटी भी प्रेजेंट है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 1 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या कर रहा है बेटा जी? फॉलो कर रहा है एरोमेटिक नेचर को। तो मतलब ये भी कंपाउंड कैसा हुआ? एरोमेटिक हुआ। इधर देखो बेटा जी साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनेरिटी प्रेजेंट है। अच्छा बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ तो एक हाइड्रोजन भी होगा, तो यहाँ पे 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। यदि बेटा कोई लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है तो उस लोन पेयर को कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। क्या बोला बच्चों? यदि कोई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा हो तो उस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को हम अपने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। इसलिए बेटा ये काउंट नहीं हो रहा। टोटल कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास यहां भी क्या बन गया? एरोमेटिक। लेकिन इस वाली ऑप्शन को ध्यान से देखो, कितने आपके पास है बेटा जी? साइक्लिक है, यस। कॉन्जुगेशन है, यस। क्या यहां प्लेनेरिटी प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि ये कार्बन बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ये कैसा हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। क्या हो गया बेटा जी? नॉन प्लेनर हो गया। और यदि कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो तो वो क्या कहलाता है? नॉन एरोमेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी?
नॉन एरोमेटिक। और हमें बोला क्या था कि नॉट एरोमेटिक, कि ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जो एरोमेटिक नहीं है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। तो बच्चों बस इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है और फिर क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, आंसर 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाइरिडिन रिस्पेक्टिवली। हमें पाइरिडिन के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखने हैं, सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, पाई बॉन्ड गिनने हैं और लोन पेयर। सबसे पहले पाइरिडिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम टू सेम बेंजीन जैसा, बस एक कार्बन की जगह क्या होता है यहाँ बेटा जी? नाइट्रोजन होता है और यहाँ आ गया एक लोन पेयर। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर एक एक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों ये हम लोगों ने बना दिया। अब हमें इसमें गिनने हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं बेटा। इसके अंदर हमारे पास देखो बच्चों, ये जो दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। ये भी सिग्मा हुआ, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा है। जितने भी सिग्मा है हम उन सबको क्या कर रहे हैं बेटा? नोट डाउन कर ले रहे हैं। तो बताओ कितने सिग्मा हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 है सिग्मा बॉन्ड्स। क्या है बेटा जी? सिग्मा बॉन्ड्स। अब हमें गिनने हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो देखते ही पता लग रहा है, ये एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई है और ये भी एक पाई है। तो यहाँ पर 11 सिग्मा, बट पाई कितने हैं? सिर्फ 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ओके। थर्ड हमें पूछा गया था लोन पेयर। लोन पेयर हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ एक। तो यहाँ एक क्या है? लोन पेयर है। तो बताओ बच्चों ये चीजें किसमें फॉलो अप हो रही है? कौन सी ऑप्शन में हो रही है? जिसमें 11 सिग्मा, 3 पाई और एक लोन पेयर है। कौन सी ऑप्शन होगी बेटा? यस, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। दैट मीन्स जब भी ऐसा क्वेश्चन सिग्मा या पाई आपको कैलकुलेट करने को आए तो सबसे पहला काम होगा स्ट्रक्चर बनाइए। उसके बाद उनके जितने भी हाइड्रोजन जो दिखाई नहीं देते उनको आपको रिप्रेजेंट करना है, फिर उनके सिग्मा को भी काउंट कीजिए एंड देन आंसर को नोट डाउन कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ हमें कंपाउंड इस स्लाइड पे है, कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे दिए गए हैं और बोला गया द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीशीज विच हैव एरोमेटिक। मतलब हमारे पास जो कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं हमें जस्ट चेकआउट करना है उनमें से कौन कौन एरोमेटिक है और उसके नंबर को हमें टिक करना है। क्लियर बच्चों? तो चलिए एरोमेटिक कंपाउंड हमने अभी समझा था। क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड? साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, प्लेनेरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए और वो सिस्टम 4n+2 पाई को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। चलो वन बाय वन देखते हैं। रिंग है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनेरिटी प्रेजेंट है। कितने पाई बॉन्ड है टोटल? 5 पाई बॉन्ड है। तो बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक होगा। इसमें भी देखो बेटा 2 + 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या होगा बेटा? एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। इसमें देखा जाए 2 + 2 4, दैट मीन्स 4 यदि पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम एरोमेटिक नहीं होता। तो वो क्या होता है? वो होता है बेटा एंटी एरोमेटिक। जबकि हमें क्या चाहिए? एरोमेटिक चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा जी, यहाँ 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हुआ बेटा? एंटी एरोमेटिक हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 आपके पास एक पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इधर देखिए बच्चों 2 + 2 + 2 + 2 कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक, बट ये होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होता है बेटा? ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसकी शेप ऐसी नहीं होती, ये रियल में टव शेप में एग्जिस्ट करता है। कैसा होता है बेटा? ये टव शेप्ड होता है। ध्यान से देखो कि आपके पास इस मॉलिक्यूल में जो दिख रहा है ना प्लेनेरिटी प्रेजेंट है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। यहाँ प्लेनेरिटी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए मॉलिक्यूल क्या आता है बेटा? नॉन एरोमेटिक जाता है। यहाँ स्लाइड पे कितने एरोमेटिक हो गए? 1 2 और 3। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ भी देखो बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 टोटल हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ से 2 और +2 यहाँ से मिलेंगे, 2 + 2 यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल जो पाई बॉन्ड है हमारे पास कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
14 पाई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये भी कैसा हुआ, एरोमेटिक हुआ। यदि एरोमेटिक है तो पिछली स्लाइड पे हमारे पास 3 थे, यहां 1, तो टोटल एरोमेटिक कंपाउंड कितने हो गए, 4। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले फटाफट से एरोमेटिक कंपाउंड चेकआउट कीजिए, टोटल काउंट कीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दिया गया और उसके स्टीरियो स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। देखो बेटा, 2 स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं। यदि मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ ऐसा होगा, एक कार्बन यहां आ गया CH3, इधर आ गया हमारे पास H, इधर आ गया OH और इधर आ गया COOH। ये जो कार्बन है वो क्या बन गया बेटा जी, कायरल सेंटर बन गया। यस और नो बेटा जी, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। तभी उन्होंने कहा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव बेटा जी 2 तरह की कन्फर्मेशन बनाता है या स्टीरियो आइसोमर बनाता है, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। यस और नो बच्चों? और ये जो डेक्स्ट्रो एंड लीवो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं इनेंशियोमर्स बच्चों? ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे की क्या होते हैं बेटा, मिरर इमेज होते हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या देखना है बेटा, इनेंशियोमर्स में दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, बट एक दूसरे में कभी भी इम्पोज नहीं होते। तो बताओ बच्चों आंसर क्या आ गया हमारे पास, थर्ड वन, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो लीवो बनाएगा। डेक्स्ट्रो और लीवो आपस में हमेशा ही क्या होते हैं बेटा, इनेंशियोमर्स होते हैं। So that's the reason आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। देखो बच्चों, मैं मेटामेरिज्म में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। मेटामेरिज्म हर कोई शो नहीं कर सकता, कुछ एक कंडीशन है, यदि तुम उसको फॉलो करोगे हमेशा ये आंसर क्या आएगा, सही आएगा। बच्चों ध्यान रखना, मेटामेरिज्म के लिए, किसके लिए बेटा जी, मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन, क्या चाहिए बेटा, 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड। मिनिमम कितने चाहिए होते हैं बेटा, 4 से कम कार्बन यदि प्रेजेंट हो वो कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। कंफर्म्ड है, कभी भी शो नहीं कर पाएगा। मुझे एक बात बताइए, इस ऑप्शन में तो बेटा देखिए मेटामेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, ये हमारे पास एक एल्केन है, तो ये तो मेटामेरिज्म वैसे भी शो नहीं कर सकता। यहाँ कितने कार्बन है, 3, जबकि हमने एक कंडीशन लिखी है मेटामेरिज्म की, वो क्या लिखी, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए हमें, 4 से कम है तो वो कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ कितने थे बेटा जी, 3, और हमारे पास यदि सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में देखा जाए तो वहां भी कितने थे, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, फर्स्ट वन। उसको हम बनाकर भी देख लेते हैं। देखो बच्चों 4 कार्बन है, 1 2 3, बीच में ऑक्सीजन, ये 4, पहला मेटामेरिज्म बन गया। यदि मैं इसका मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट करना हो तो इधर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, यहाँ कितने हैं, 1 कार्बन। अब मैं इसका मेटामर देखो बेटा जी, ये बना सकता हूं, इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, इधर भी कितने, 2 कार्बन। मेटामेरिज्म में एक चीज का ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप बदलना नहीं चाहिए। यदि यहां फंक्शनल ग्रुप की बात किया जाए, पहले में भी ईथर है और दूसरे में भी क्या है, ईथर है, आपके फंक्शनल ग्रुप बदला नहीं गया है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ की हाइड्रोकार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है, यही तो होता है मेटामेरिज्म। बट एग्जाम के में आप लोगों ने इस लाइन को ध्यान रखना है, मिनिमम कितने कार्बन, 4 कार्बन चाहिए फॉर द मेटामेरिज्म। देखो यदि हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे 1 सेकंड में ही क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डाइहेड्रल एंगल फॉर लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। नीट 2021 में पूछा गया था। देखो बच्चों, इथेन के यदि मैं कंफर्म बनाऊं, इथेन होता क्या है, इथेन होता है CH3 बॉन्ड CH3। इसका मैं ऐसा करता हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूं। ये आ गई हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, फ्रंट कार्बन और जो बड़ा सर्कल है वो है बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, बैक वाले पर भी 3 हाइड्रोजन है। जब हमारे पास कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो ये कहलाता है स्टैगर्ड। क्या कहलाता है बेटा जी, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन।
ओके बच्चों, जब यहां पर मैं 60 डिग्री एंगल की रोटेशन करता हूं, कितने एंगल की बेटा? 60 डिग्री। यदि फ्रंट वाले को मैं C1 मानूं, पिछले वाले को C2, तो मैं C2 को 60 डिग्री यदि घुमाता हूं तो फ्रंट वाला तो बेटा ऐसे कैसे ही रहेगा जैसे पहले प्रेजेंट था, कुछ इस प्रकार से। यहां भी हाइड्रोजन, इधर भी और इधर भी। बैक वाले को मैं 60 डिग्री घुमाऊंगा तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन दिख रहा है वो कहां आ जाएगा? इधर। इसका हाइड्रोजन इधर और यहां एक हाइड्रोजन। इस फॉर्म को बोलते हैं एक्लिप्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्लिप्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो एथेन की दो ही कंफर्मेशन बनती है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। हमें बोला गया लीस्ट स्टेबल। क्या बोला गया बेटा जी? लीस्ट स्टेबल बतानी है और वहां डाइहेड्रल एंगल देखना है। स्टैगर्ड और एक्लिप्स में मुझे एक बात बताओ, किसमें ऐसा है जिसमें बॉन्ड एक दूसरे के सामने आए? जितना वो एक दूसरे के सामने आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? रिपल्शन होगा। जितना ये दूर होगा वहां रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। तो मुझे दिख रहा है यहां रिपल्शन क्या है बेटा जी? यहां रिपल्शन मिनिमम है। यदि यहां रिपल्शन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और वहीं यहां बात करता हूं, जब वो फ्रंट में आएगा तो वहां रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। तो इस केस में यदि रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। दैट मींस एग्जामिनर ने इसके बारे में पूछा है, मिनिमम स्टेबलाइज्ड वाले में। ओके, डाइहेड्रल एंगल बात करें, ये जो फ्रंट कार्बन पे तुम्हें ये बॉन्ड दिख रहा है और जो बैक वाला पीछे है, इन दोनों के बीच में यदि एंगल की बात करूं तो वो कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि फ्रंट ने बैक वाले को कवर किया हुआ है। तो यहां डाइहेड्रल एंगल की बात करूं, एंगल की बात की जाए, वो कितना आएगा बेटा? 0 डिग्री आएगा, तभी तो वो कवर कर रहा है। 0 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, डाइहेड्रल एंगल इथेन में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर बच्चों? बस थोड़ा ध्यान रखना है कंफर्मेशंस के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ बेटा हमारे पीवाइज क्यूज होते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कोई भी इश्यूज आए तो आप लोग बेटा मोशन ऐप पर आ सकते हो। थैंक यू।